नमस्कार साथियों, आज आपके साथ एक नए वीडियो के साथ उपस्थित है। आज हम लोग इंडियन एक्सप्रेस में जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं या एडिटोरियल्स हैं जो यूपीएससी या बीपीएससी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी को हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है जो अभी एवरग्रीन टॉपिक चल रहा है, ईरान न्यूक्लियर क्राइसिस एंड इंडियाज ऑयल डायलेमा। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले घटनाक्रम को देखते हैं, जैसा कि हर न्यूज़ में हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अभी देखिए हुआ क्या है। इजराइल क्या किया है कि एक कह सकते हैं लार्जेस्ट स्केल जो है एयर स्ट्राइक कैंपेन किया है। ईरान के जितने भी आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियर प्रोग्राम के जितने साइट्स हैं प्लस जो है उनके जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के जो साइट्स थे, अब उनको भी इजराइल के द्वारा स्ट्राइक किया जा रहा है। अब साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास भी स्ट्राइक किया गया है, जिसके कारण ये कहा जा रहा है कि ईरान जो है पर्पस क्या था। ईरान, अगर आप इजराइल का पर्पस देखेगा तो शुरू से पर्पस में एक मेन पर्पस रहा था कि जो यूरेनियम का जो इनरिचमेंट हो रहा है वो नहीं हो, और ताकि जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है ईरान का आगे नहीं हो। तो ये कहा जा रहा है कि जो डैमेज है इस तरीके से किया गया है। डैमेज में ये बताया जा रहा है इजराइल के द्वारा कि जो सेंट्रीफ्यूज है उसको फुल्ली कंप्लीटली जो है डैमेज कर दिया गया है, जिसके कारण से शॉर्ट समय में ये फिर से यूरेनियम का इनरिचमेंट जो है नहीं किया जाएगा। तो अभी हम लोग देखते हैं उसके कंसेप्ट में। तो एक और चीज डेवलपमेंट हुआ है, यूएसए अभी क्या कर रहा है कि एडिशनल जो है आपका मरीन शिप जो है प्लस एसॉल्ट शिप जो है आपका पर्शियन गल्फ में प्लेस कर रहा है। ठीक है, अब इसके कारण ये कहा जाना है कि जो इजराइल के जो आपका प्राइम मिनिस्टर है नेतान्याहू, उनके द्वारा कहा गया कि ईरान जो है कंप्लीटली जो है डिसिमेटेड हो गया है, अब जल्द ही जो है वार जो है कंप्लीट हो जाएगा और वार इंड होगा, इस तरीके की बात जो है कहा जा रहा है। साथ ही एक क्या कहा गया कि इजराइल जो है एक स्टेट ऑफ जो हॉर्मुज है वहां पर भी एक डेना वेसल है जो कि फ्रेंच फ्लैग वेसल है, उसको भी जो है सिंक कर दिया गया है। तो ये तो हम लोग न्यूज देखिए, ये न्यूज आपका वेरिएबल्स रहेगा, प्रतिदिन कुछ ना कुछ चीजें आते रहेगी। अब उसके उसमें देखते हैं मेन जो कंसेप्चुअल जो बेसिस है जिस पर आपका कि यूपीएससी एग्जाम में पूछा जाता है या बीपीएससी के एग्जाम्स में। तो सबसे पहले हम लोग जैसा कि हर न्यूज में देखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका बैकग्राउंड के बारे में। तो देखिए इसका अगर आप देखिएगा तो ये स्टोरी स्टार्ट होता है आपका 1979 से। 1979 में सबसे पहले क्या हुआ था, इस्लामिक रिवॉल्यूशन। ठीक है, इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद आपको पता है कि ईरान में थियोक्रेटिक गवर्नमेंट हो गया। ठीक है, आयतुल्ला खोमेनी जो है वहां के सुप्रीम लीडर बने। अब तब से ही ईरान का फोकस था कि हमको न्यूक्लियर प्रोग्राम करना है। इसको लेके वेरियस तरीके के डेवलपमेंट जो है इंटरनेशनल स्तर पर हुए। ठीक है, अब ये बीच के जो भी डेवलपमेंट्स हुए उसका आप जो रिसेंट जो डेवलपमेंट है उस पर हम लोग तत्काल फोकस करते हैं। ये 2015 में क्या हुआ, एक ज्वाइंट कंप्रीहेंशन प्लान ऑफ एक्शन आया। इसमें यह कहा गया कि ईरान के द्वारा यह प्रॉमिस किया गया कि हम किसी भी प्रकार का यूरेनियम का इनरिचमेंट नहीं करेंगे कि जिसका कि लेवल जो है 3.67% से ऊपर होगा, यानी मैक्सिमम जो लिमिट है वो 3.67% तक करेगा। बदले में ईरान को यह किया जाना था कि उस पर किसी भी प्रकार का इकोनॉमिक सैंक्शंस जो है नहीं लगना था। ठीक है, अब ये बीच की स्थिति हो गई थी, और ये जो आपका ज्वाइंट कंप्रीहेंशन प्लान ऑफ एक्शन हुआ था ये किसके किसके बीच हुआ था, P5+1 और ऑफ कोर्स ईरान के बीच। P5 जो यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के 5 मेंबर्स हैं प्लस एक जर्मनी। तो इस तरीके का हुआ। लेकिन ये 2018 में क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट बने तो वो यूनिलेटरली जो है इससे विड्रॉ कर लिए। इवन कि सीनेट का भी जो है अप्रूवल नहीं लिया गया था और यूनिलेटरली जो है उससे बाहर हो गया। हुआ इससे क्या कि ईरान को पर फिर से सैंक्शन लगा, और ईरान ने भी अपने साइड से क्या किया कि इनरिचमेंट स्टार्ट रखा। अब इनरिचमेंट उस स्थिति तक पहुंच गया जिसके बारे में वेरियस रिपोर्ट्स हैं। किसी रिपोर्ट्स के अनुसार 60% कहा जाता है और किसी रिपोर्ट्स के यहाँ अनुसार 84% तक कहा जाता है। तो ये जब हो गया तो इजराइल को ऐसा लगा कि अब ईरान कह सकते हैं न्यूक्लियर स्टेट बन सकता है बहुत, क्योंकि 90% जैसे ही हो जाएगा तो उस समय वो आप कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियर जो बम होते हैं बनाने के लिए जो इनरिचमेंट चाहिए उस स्थिति को प्राप्त कर लेगा। इसी के बीच में एक घटना क्या हुआ, 2023 में हमास ने हमला किया आपका इजराइल के ऊपर। अब इजराइल के ऊपर जब हमला हुआ तो इजराइल भी रिटेलिएट किया, और वो धीरे धीरे जो एक आप कह सकते हैं हमास और इजराइल से वो बढ़ के वो लड़ाई जो है एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट हो गया। और जब रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में बढ़ते चला गया तो उसमें ईरान भी शामिल हुआ। अब देखिए ये क्या हुआ, जब ये आपका हमास के साथ अटैक हुआ तो फिर यहाँ पर वेरियस जो ग्रुप है लेबनान में, जैसे कि हिजबुल्लाह ग्रुप है, हौती ग्रुप है आपका येमेन में, ये सारा ग्रुप जो है आपको पता है कि एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस जिसको कि ईरान कहता है, ये सारे एक्टिव हो गए
और फिर से जो है आपका वही उसी तरीके से इराक में आपका जो है एक्टिव हो गया ग्रुप। तो ये रीजनल कॉन्फ्लिक्ट जो है बढ़ते चला गया, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट होते गया, और फाइनली आपको पता है कि ये फरवरी में आपका यूएसए और इजराइल के द्वारा आपका स्ट्राइक कर दिया गया। 28 फरवरी को स्ट्राइक किया गया। तब से ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, वार है, वो स्थिति चल रही है। इस बीच में बहुत सारे जो है इंपोर्टेंट जो लीडर हैं, इंक्लूडिंग जो सुप्रीम लीडर है ईरान के, उनका किलिंग हो गया, अली जरानी का किलिंग हुआ, ठीक है। तो वहाँ के जो इंटेलिजेंस मिनिस्टर थे उनका भी किलिंग हुआ। तो इस तरीके का डेवलपमेंट हुआ है। उसके बीच में जो है इजराइल के द्वारा जो है आप हमला किया गया था, साउथ पार्स करके आपका है, आपका रिफाइनरी है ईरान का वहां पे। उसके बाद फिर जो है खर्ग आइलैंड, जहां की 90% आपका ईरान का एक्सपोर्ट होता है, वहां पर यूएसए के द्वारा हमला किया गया था। ईरान ने भी जो है आपका रास लाफान जो है कतर का, आप कह सकते हैं 20% जो टोटल नेचुरल गैस पूरे दुनिया का होता है वो यहाँ से होता है, वहां पर ईरान के द्वारा हमला किया। यानी अभी स्थिति यह है कि शुरुआत में सिर्फ क्या होता है, युद्ध में क्या होता है, जनरली जो मिलिट्री स्ट्रक्चर्स होते हैं, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, उस पर अटैक किया जाता है। अब ये युद्ध की स्थिति ऐसी हो गई है कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर तक चली गई है। तो अब ये कॉन्फ्लिक्ट जो है, अभी जब हम वीडियो शूट करें उस समय तक का एक न्यूज यह भी आ रहा है कि हाइफा में भी इस तरीके का जो है अटैक किया गया है। इजराइल का कहना है कि ये हाइफा में जो मिसाइल्स गिरा है वो हमारे इंटरसेप्टर ने इंटरसेप्ट किया, उसके बाद गिरे हैं। ईरान का कहना है कि नहीं, ये डायरेक्ट मेरे द्वारा हमला है। तो आप कह सकते हैं कि जो अभी कॉन्फ्लिक्ट है, आप उसका देख सकते हैं जुरिस्डिक्शन किस प्रकार से, शुरुआत में सिर्फ मिलिट्री स्ट्रक्चर तक या न्यूक्लियर प्रोग्राम से संबंधित जो साइट्स है वहां तक, अब उसमें से जो है उसका स्कोप धीरे धीरे बढ़ रहा है। ऑल द अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा ये बात कहा गया कि किसी भी तरीके से अब इजराइल के द्वारा किसी भी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला नहीं किया जाएगा। साथ ही जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा भी इस बात को दोहराया गया है। लेकिन आगे क्या स्थिति होती है ये कहना मुश्किल है। तो थोड़ा सा हम लोग उसके और कंसेप्ट को अगर हम लोग डीप में जाके समझें तो देखिए, समझना क्या रहता है कि लड़ाई किस चीज की है। देखिए अब होता क्या है ना कि जो यूरेनियम है उसमें U235 जो है, देखिए इसमें दो आइसोटोप होते हैं, U235 U39। अब U जो 235 जो है यूरेनियम में ये फिजाइल है, यानी इससे आप कह सकते हैं कि आपका जो इनरिचमेंट होता है इसी का होता है, ठीक है, ताकि इसी से आपका जितना भी बम है या एनर्जी प्रोड्यूस है इसी के इनरिचमेंट के लेवल पर डिपेंड करता है। अब अगर सिविलियन जो यूज होता है वहां से 3 से 5% अगर इनरिचमेंट है तो उसका यूज जो है सिविलियन रिएक्टर के लिए हो सकता है, जैसे कि एनर्जी सेक्टर में यूज होना है, इसमें यूज होता है। वही अगर 20% से अधिक अगर हो गया तो उसको बोलते हैं हाई इनरिच्ड यूरेनियम, और 90% से अगर अधिक हो जाता है तो उसको बोलते हैं वीपन्स ग्रेड, ठीक है। अब क्या होता है कि ये देखिए, ये जो बनाया जाता है आप कह सकते हैं जो सेपरेट किया जाता है उसमें सेंट्रीफ्यूज लगता है, क्योंकि दो आइसोटोप है तो वो सेंट्रीफ्यूज के मदद से जो है उसको ये किया जाता है, ठीक है, अलग करके फिर इनरिच किया जाता है। तो इसमें सेंट्रीफ्यूज को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। ईरान के द्वारा जो सेंट्रीफ्यूज यूज किया गया उसका नाम रहा जो है IR-1, IR-2M, IR-2, IR-6, इस तरीके का नाम है। जो वहाँ के साइट्स जहाँ पर स्थित है, जैसे कि फेमस में आप जानते होंगे नटांज जहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पर जो है इस तरीके का जो सेंट्रीफ्यूज है, ये कहा गया है कि ईरान पर जब स्ट्राइक हुआ है तो इजराइल के द्वारा इसको कंप्लीटली जो है नष्ट कर दिया गया है, और ये शॉर्ट समय में संभव नहीं है कि फिर से जो है ईरान इसको इनरिच कर सके, ऐसा जो है क्लेम है। वहीं दूसरा तरफ जो है हम लोग देखते हैं खर्ग आइलैंड को, ठीक है। खर्ग आइलैंड देखिए ईरान का मेन एक्सपोर्ट टर्मिनल था, जिस पर कि यूएसए के द्वारा जो है आपका हमला किया गया था। ये आपका ईरान के कोस्ट से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो खर्ग आइलैंड देखिए ये क्या है ना, अब पूरा इस जो आइलैंड है यहाँ पर एक्सपोर्ट के लिए फेमस है। होता क्या है एक खर्ग आइलैंड पे कि जो वेरियस ऑयल्स के जितने भी आप कह सकते हैं साइट्स है, वहां से पाइपलाइन के माध्यम से यहाँ खर्ग आइलैंड पर लाया गया है, और एक्सपोर्ट के लिए इस साइट आइलैंड का यूज किया गया। यानी एक्सपोर्ट मतलब जहां शिप से लग सकता है, तो बहुत सारे जो इनलैंड एरिया में भी जो है उनके ऑयल के रिजर्व्स हैं, तो सारे जगह से पाइपलाइन के माध्यम से इसको कनेक्ट किया गया है, और यहाँ पर जो है आपका एक्सपोर्ट किया जा रहा है, यानी शिप के माध्यम से एक्सपोर्ट किया जा रहा है। अभी क्या कहा जा रहा है कि यूएस का इस पर जो है आपका नजर है, अटैक भी हुआ है और जो है ब्लॉकेड्स भी किया जा सकता है। अब देखिए होगा क्या कि खर्ग पर अगर जो है पूरी कंप्लीट ब्लॉकेड लग जाता है, यानी यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं कर जाता है, तो जो रिवेन्यू जो आप कह सकते हैं सोर्स है वो आपका कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा ईरान का, ठीक है। तो ये चीजें हो सकती है, ये चीजें अभी न्यूज में चल रही है। उसके बाद तीसरा जो की पॉइंट है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज।
वो आपको पता है कि एक मैरीटाइम चोक पॉइंट है जिसको कि ईरान जो है हमेशा से यूज करते रहा है, ठीक है। वहां से लगभग पूरे दुनिया का जितना भी आपका पर डे जो है 20% ग्लोबल जो एनर्जी का ट्रेड है वो यहाँ से होता है, ठीक है। ईरान हमेशा ये धमकी देते रहता है, या तो कहता है कि हम माइन कर देंगे यानी नेवल माइन बिछा देंगे, या हम क्लोज कर देंगे। किस तरीके से क्लोज करेंगे, माइन करेंगे, ये लास्ट 2-3 लेक्चर में बार बार बताए हैं। वहां उनके पास जो है माइन का सबसे बड़ा जो है स्टॉक है, फास्ट जो बोट है उनका यूज कर सकता है, सबमरीन का यूज कर सकता है, एंटीशिप मिसाइल का यूज कर सकता है। तो इन तरीके से जो है ईरान इसको कंट्रोल करने का जो है क्लेम करता है। अगर ये चूक होता है तो आप मान के चल सकते हैं कि जो तेल का दाम है वो 20 से 40 जो है आपका डॉलर पर बैरल जो है बढ़ेगा, ठीक है। अब ये अगर प्राइस बढ़ता है उसके भी कॉम्प्लिकेशंस को समझना जरूरी है, क्योंकि यही मेन चीज है जिस पर कि जो इंडिया डायरेक्ट कह सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट में शामिल नहीं है, लेकिन इंपैक्ट तो इंडिया के ऊपर भी आएगा। तो इंडिया का भी देखिए कि जो है डायलेमा है। अगर आपका स्टेट ऑफ हॉर्मुज अगर क्लोज होता है, अगर क्लोज होता है तो क्या होगा, आपका प्राइस जो है हाइक होगा। प्राइस जब हाइक होगा तो होता क्या है, क्योंकि हम लोग डॉलर में खरीदते हैं तो होता क्या है कि हम लोगों का इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, यानी कि जो बाहर से सामान खरीदने के लिए जो यूज हो रहा है वो आपका बढ़ेगा। उसके कारण फिर हम लोगों का क्या होता है, करेंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ेगा। अब ये जब बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, हमारा रूपी जो है डिप्रिसिएट करेगा, ठीक है। अभी देखिए कि वर्तमान में क्या हो गया है, डिप्रिसिएट करते हुए 93 से नीचे चला गया। अब जब डिप्रिसिएट हो जाता है तो फिर क्या होता है कि आरबीआई का कोशिश क्या रहता है कि मार्केट बैलेंस रहे। जब बैलेंस रहे तो आरबीआई का इंटरवेंशन होता है, ठीक है। आपको पता है कि इंडिया जो है मैनेज फ्लोटिंग रिजिम को जो है फॉलो करता है, तो आरबीआई क्या करता है कि इंटरवेन करेगा। आरबीआई जब इंटरवेन करता है तो उससे क्या होगा कि पूरे यानी जब आप कह सकते हैं रुपीज गिर रहा है तो आरबीआई के पास जो रिजर्व डॉलर होता है उसको मार्केट में रिलीज करता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि सप्लाई थोड़ा होता है तो स्टेबल बना रहता है, लेकिन इस प्रोसेस में क्या होता है कि फॉरेक्स रिजर्व कम होगा, ठीक है। अब दूसरा क्या होता है कि क्योंकि प्राइस बढ़ा हुआ है तो फिर महंगाई भी रहता है। अगर महंगाई रहता है, अगर सोच के देखिए कि अगर इन्फ्लेशन है तो आरबीआई क्या जो है जो मॉनेटरी पॉलिसी को देखता है तो वो रेट कट नहीं कर पाता है, क्योंकि अगर रेट कट करेगा तो मार्केट में और अधिक पैसा जाएगा। जब मनी सप्लाई बढ़ेगा तो महंगाई नहीं घटेगा, तो रेट कट नहीं कर पाता है। जब रेट कट नहीं हो पाता है तो फिर से जो है ग्रोथ को इम्पैक्ट करता है। जब ग्रोथ को इम्पैक्ट करता है तो फिर जो है आपका पूरा प्रोसेस जो है आपको फिर जो है अनएम्प्लॉयमेंट का इशू होगा, ठीक है। तो ये सारा इशू जो है आपका यहाँ पर निकल के इकोनॉमिक एंगल से आपका इसमें रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। सर्टेन चीज़ें और ध्यान रखना है कि पहले क्या था कि ईरान से इंडिया जो है परचेज तेल जो है करता था। फिलहाल में ऑयल इंपोर्ट आप कह सकते हैं यूएसए के द्वारा जब से सैंक्शंस की बात कही गई है 2019 के बाद या तो मिनिमम है या नहीं के जो है इक्विवेलेंट है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो है कहा जाता है, ठीक है। तो ये है, ठीक है। अभी क्या है कि अभी वर्तमान में इंडिया कहाँ कहाँ से इसको सोल्यूशन कर रहा, तो जैसे कहा गया है मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स के द्वारा कि डाइवर्सिफाई करके रसिया है या वेनेजुएला है, तो वहाँ उसे कंट्री से जो है इसको परचेज किया जा रहा है। वेस्ट अफ्रीका है वहाँ से परचेज किया जा रहा है, लेकिन वही है कि उसमें जो है शिपिंग कॉस्ट ज़्यादा हो जाएंगे, दूरी अधिक है। आपको पता है अमेरिका से लगभग 2 महीने लग जाएंगे तेल आने में, ठीक है। तो शॉर्ट समय में जो है आपका दिक्कत होता है। इवन आपका स्टेट ऑफ जो हॉर्मुज है वो आपका बंद नहीं भी होता है तो जो शिपिंग कंपनी होते हैं ना वो फ्रेट बढ़ा देता है, यानी फ्रेट मीन्स भाड़ा कह सकते हैं, फ्रेट कॉस्ट बढ़ जाता है। प्लस इंश्योरेंस कंपनी क्या करता है कि वो भी अपना रेट बढ़ा देता है। बहुत सारी अभी जो कंपनी है पहले क्या होता था कि रेट बढ़ा देता था। अभी एक न्यूज के एडिटोरियल में हम पढ़ रहे थे कि वहां पर अभी बहुत सारी जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो इंश्योरेंस देना ही बंद कर दी है। तो ये इम्पैक्ट आपको रहेगा। अब इंश्योरेंस नहीं रहेगा किसी कंपनी को तो वहां ट्रेड नहीं कर पाएगा। तो ये है कि ये सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, क्योंकि आप ध्यान रखिएगा जो कॉमर्शियल ट्रेड्स है वो हमेशा प्राइवेट कंपनी के द्वारा हो रहा है मोस्ट ऑफ दी। तो वहां पर वो उनको जब लगेगा तो वो वर्ल्ड के दूसरे रीजन में वो चले जाएंगे, वहां पर अपना ट्रेड करेंगे। जरूरी नहीं है कि वो पर्शियन गल्फ से ही ट्रेड करे। तो ये सारा चीज जो है उसमें आपका रहता है, इसको आपको ध्यान समझना है, ठीक है। अब जो है एक चीज ध्यान रखिएगा कि ज्वाइंट जो आपका 90% होता है तभी जो है आपका जो है ये बन पाता है, ठीक है। इस दूसरा एक चीज और ध्यान रखिएगा कि यूरेनियम इनरिचमेंट हो गया मतलब जो है बम बन गया, ऐसा जरूरी नहीं है। ये एक प्रोसेस है जो कि जरूरी होता है बम बनाने की प्रक्रिया में। उसके बाद भी 2 तरीके का स्टेप का जरूरत होगा। उनको जो है वारहेड डिजाइन चाहिए, ठीक है। और प्लस जो है आपका जो डिलीवरी सिस्टम यानी मिसाइल्स होना चाहिए जो आपका उसको ले जाके लॉन्च कर सकता है। तो डिलीवरी सिस्टम के रूप में मिसाइल्स होना चाहिए, ठीक है। तो यानी अभी क्या होता है बिना किसी कह सकते हैं टेस्टिंग का भी वो आपका इनरिचमेंट किया जा सकता है किसी भी कंट्री के द्वारा। तो वही चीज जो है ईरान के द्वारा यूज किया जा रहा था जो कि पता चला। और ये देखिए दिक्कत क्या है कि इसे
अगर एक बार ईरान भी के पास भी हो जाएगा तो फिर एक होड़ सा हो जाएगा, सारे कंट्री फिर जो है अपने सेफ्टी के लिए करेंगे, और वो एक ऐसे दिशा की तरफ ले जा सकता है जहां हर कंट्री जो है न्यूक्लियर जो मिसाइल्स है उसके लिए कोशिश करेगा। उससे क्या होगा, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन होने का जो है खतरा रहता है। ठीक है, इजराइल के पास, इजराइल का स्टेट आपको पता है, इजराइल कभी नहीं कहता है उसके पास जो है अब न्यूक्लियर मिसाइल्स है, लेकिन जो है ऐसा कहा जाता है रिपोर्ट्स के अनुसार कि इजराइल के पास है। इजराइल इसको एज ए कह सकते हैं एज एम्बिग्विटी रखता है, वो कहता भी नहीं है या नहीं भी, मना भी नहीं करता, तो ये स्ट्रेटजी जो है आपका उसमें है। तो ज्वाइंट कंप्रिहेंशन प्लान ऑफ एक्शन में जो चीजें कही गई थी आपको थोड़ा रीजनेबल लगेगा कि इकोनॉमिक सैंक्शन से रिलीफ दिया गया था, और बदले में ईरान ये प्रोमिस किया था कि हम किसी प्रकार से इन्वेस्टमेंट आगे नहीं करेंगे, और जो अपना स्टॉक पाइल है यानी 300 किलोग्राम जो है उससे भी अधिक नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से घटनाक्रम बढ़ा है तो अभी आपके सामने है किस प्रकार से, तो आप नजर बनाए रखिए। अभी जो है किसी के लिए, चाहे वो इंडिया हो या वर्ल्ड के अन्य कंट्री हो जिनके पास अपना एनर्जी रिसोर्सेस नहीं है, उनके लिए अभी चैलेंजेस हैं, और यह जो है वेरियस जो भी ग्लोबल लीडर्स है उनके द्वारा भी रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, वेरियस अटेम्प्ट्स किए जा रहे हैं, जिस प्रकार से प्रयास किए जा रहे हैं तो वो हम लोग न्यूज में देख रहे हैं। तो आप सारे प्रयास जो है उसको आप देखते रहिए। आपका अगर इंटरव्यू है तो उस प्रयास को आप अपने आंसर में बता सकते हैं। मेंस अगर किन्हीं का बाद में है तो आप उस तरीके का क्वेश्चन आपके आ सकता है कि किस प्रकार से अगर उस समय तक क्राइसिस सोल्व हो जाता है, क्या क्या प्रयास किए गए, तो उन सारी चीजों को आप अपने आंसर्स में अच्छे से लिख पाइएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेस्ट एशिया वार इंडिया स्ट्रेटजी कैलकुलेशन। अब देखिए ये वार का 21वां दिन चल रहा है। अब यहाँ एक क्या हुआ, कुवैत में आपका एक रिफाइनरी है मीना अल अहमदी, ये भी जो है आपका ड्रोन से हिट हुआ है। ठीक है, अब यहाँ क्या था कि लगभग 7.5 लाख जो बैरल है वो आपका पर डे जो है आपका ऑयल का प्रोडक्शन होता था। उसी के साथ जो है आपको आप देखे हैं कि किस प्रकार से जो फ्रेंच फ्लैग जो डेना वेसल्स था उसको स्टेट ऑफ हॉर्मुज में किस प्रकार से सीज किया गया। तो ये सारी चीजें हैं। इसी बीच में क्या हुआ है कि जो बहरीन के जो राजा हैं वो इंडिया से आपका सपोर्ट का आप कह सकते हैं कि ये रिक्वेस्ट किए हैं। उसी प्रकार प्रधानमंत्री जो मोदी हैं उनके द्वारा भी जो जब ईरान में जो अली खamenei की जो मृत्यु है उसके बाद कंडोलेंसेस दिए गए, उनके जो मिनिस्टर्स हैं उस स्तर पर फिनांस मिनिस्टर का बातचीत हो रहा है। और इंडिया का हमेशा यह कोशिश है कि इसको डी एस्केलेट, क्योंकि इंडिया के लिए बहुत जरूरी है, एनर्जी सिक्योरिटी के हिसाब से भी जरूरी है, प्लस जो है वहाँ डायस्पोरा बहुत है, लगभग 90 लाख से ऊपर वहाँ डायस्पोरा है, वहाँ से रिमिटेंसेस आते हैं। तो इंडिया का हर तरीके से जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है, प्लस जो है इंडिया के रिलेशन चाहे वो जीसीसी कंट्री हो या ईरान से हो सभी से बेहतर है। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा उसके बैकग्राउंड में जाते हैं। तो बैकग्राउंड में तो आपको पता है कि किस प्रकार से पहले हमास ने अटैक किया, फिर इजराइल उसमें जो है रिटेलिएट किया, और वो धीरे धीरे किस प्रकार से रीजनल वार के रूप में जो है बदल गया। ठीक है, अब इंडिया का स्टैंड क्या रहा, यानी जो टॉपिक है इंडिया का स्ट्रेटजी कैलकुलेशन कैसा रहा। देखिए इंडिया का अगर आप वहां देखिएगा तो मेन चैलेंजेस क्या है कि वहां पर इंडिया का डायस्पोरा है, 90 लाख से ऊपर लोग हैं। ठीक है, वहां से रिमिटेंसेस आता है, प्लस जो है वहां आप कह सकते हैं कि जो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग का चाहे आप देख लीजिए क्रूड ऑयल देख लीजिए, एलएनजी देख लीजिए, एलपीजी देख लीजिए। ठीक है, तो सभी में हम लोग हैविली जो है इंपोर्ट करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा अगर ऑयल का इंपोर्टर अगर कोई है तो वो इंडिया है, और उसमें से आपका 40 to 50% जो है आपका इसी रीजन से आता है। तो आप ये कह सकते हैं, तो इंडिया जो स्टैंड लेता है उसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी। स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी का मीनिंग क्या होता है? स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी का मीनिंग होता है कि हम जितने भी आप कह सकते हैं पार्टीज हैं सभी से रिलेशन रखना, सभी से इंगेजमेंट रखना, लेकिन यह कमिट करना कि किसी हम एक अलायंस के पार्ट होंगे वो नहीं करना, यानी अलायंस के रूप में कमिटमेंट नहीं करना। हमारा इंगेजमेंट सभी से रहेगा, लेकिन इंगेजमेंट टू ऑल है, लेकिन किसी से फॉर्मल जो है हमारा अलायंस नहीं रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि एक युद्ध हो गया तो इंडिया भी उस साइड से जो है युद्ध के लिए करेगा। हम लोगों को अगर कॉमन कंसर्न के साथ ही इंडिया क्या है कि आपको पता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का शुरू से लीडर रहा है, तो किसी पार्टी में नहीं जो है उस तरीके से नहीं रहता। इसलिए दो ग्रुप में जब कभी भी इस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट उठते हैं तो इंडिया के पास आप कह सकते हैं बहुत ही टाइट रोप जैसी स्थिति होती है, क्योंकि वो किसी भी पार्टी को जो है वो अपने से एलिनिएट करने का रिस्क इंडिया नहीं लेता। अभी की स्थिति में ही देख लीजिए, जैसे वेस्ट एशिया की अगर पॉलिसी की बात कीजिएगा तो 90 लाख लोग इंडिया के हैं, तो इंडिया के लिए यह भी है कि उनके नागरिक जो है जो वहाँ काम कर रहे हैं वो सेफ रहें, वहाँ से रिमिटेंसेस जो है आपका आता है। इवोक्यूएशन प्रोसेस अगर अभी किया जाएगा तो 90 लाख लोग को जो है इवोक्यूट कराने आप कॉस्ट उसका
इमेजिन कर सकते हैं ह्यूज कॉस्ट आएगा। ऑल दो इंडिया पूर्व में जो है अभी भी कोशिश किया जा रहा है, आर्मेनिया वाले रास्ते से बहुत को जो है इवेक्यूएट कराया गया। पूर्व में भी जब कभी भी इंसिडेंट हुआ है, जैसे कोविड के समय इवेक्यूएशन हुआ था, सूडान में जो है ऑपरेशन आपका कावेरी हुआ है। तो ये आप कह सकते हैं एक तरीके से बहुत ही लॉजिस्टिकली देखिए, डिप्लोमेटिकली आप कह सकते हैं एक नाइटमेयर जैसा स्थिति होता है। इवन अगर आप रिमिटेंस की बात कीजिएगा तो आपका 50 बिलियन से ऊपर पर ईयर जो है आपका डॉलर में आपका उतना आता है। अभी देखिए होगा क्या, वेस्ट एशिया में जो बाहर का स्थिति होगा तो सबसे पहले तो ऑयल प्राइसेस बढ़ेगा, तो फिर से वही बात कहते हैं कि जो है करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाएगा, फिर रुपीज जो है आपका डिप्रिशिएट हो जाता है, फिर महंगाई बढ़ती है, महंगाई बढ़ता है तो फिर आरबीआई का जो पॉलिसी है वो कांस्टेंट हो जाता है, वो रेट कम नहीं कर पाता, उसका पूरा प्रेशर जो है इकोनॉमिक स्लो डाउन पे होता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप देखिए कि चाबहार पोर्ट पर देखिए, ईरान के साथ अगर देखें, ईरान चाबहार पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमको अफगानिस्तान पहुंचना है और बिना पाकिस्तान गए हुए, मतलब पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान का अगर लोकेशन आपको थोड़ा सा देखिए वर्ल्ड मैप को, तो वहां से सेंट्रल एशिया के जितने भी कंट्री हैं या फिर आपका रूस है या यूरोप है वहां तक पहुंचा जा सकता है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका। उसके बाद ईरान जो है डिस्काउंटेड जो है प्राइस पे तेल देते रहा है इंडिया को, प्लस जो है एक ऐसा कंट्री है जहां पर कि जरूरी नहीं है कि डॉलर में परचेज करना है, रुपीज में भी परचेज किया जा सकता था। ठीक है, कल्चरल टाइज है जो है ईरान के साथ, तो इस तरीके से इसलिए इंडिया क्या है कि कहीं भी कि वो टाइट रोप स्थिति रहता है कि जिसके कारण जो है किसी भी पक्ष में वो आप कह सकते हैं, और इंडिया का जो है पॉलिसी भी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का है। दिक्कत क्या है कि अभी सिर्फ स्टेट जो हॉर्मुज तक की बात है, वो क्या रहा कि अगर मान के चलिए ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है और रेड सी में हौती ग्रुप भी एक्टिव हो जाते हैं। देखिए मान के चलिए ये लैंड वाला पार्ट है, इधर आपका गल्फ ऑफ जो है पर्सियन गल्फ है, इस साइड रेड सी है, तो यहां पर अगर ईरान चोक करता है और यहां पर हौती ग्रुप क्या है कि प्रोक्सी ग्रुप है आपका ईरान का, अगर यहां पर भी शिप को हमला करता है, पूर्व में हुआ है, तो येमेन अगर हमला करता है तो दोनों साइड से आपका जो है चोक हो सकता है। तो ये दिक्कत जो है और एक मेजर है जिस तरीके से अभी कॉन्फ्लिक्ट जो है बढ़ रहा है। ठीक है, साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे फलस्तीन का इशू हो या इजराइल का इशू हो, तो इंडिया जो है बहुत ही बैलेंस स्टेट लेता है। जैसे इजराइल या आप देख लीजिए फलस्तीन का इशू, तो क्या करता है इंडिया जो है टू स्टेट जो सोल्यूशन है उसको सपोर्ट करता है, यानी दोनों के लिए अलग होना चाहिए, लेकिन साथ ही इजराइल के साथ जो है डिफेंस या हो या फिर टेक्निकल चीज हो, दोनों में आप रिलायबल पार्टनर है, एक्सपोर्ट करता है। उसी तरीके से गाजा पर जब कभी भी रिजोल्यूशन लाया गया है तो उसमें इंडिया मोस्टली जो है जान आप कह सकते हैं डिलिबरेटली रूप से जो है ये कहा जाता है कि जो है उसको स्केप किया है। ठीक है, तो ये इंडिया का स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी प्लस दोनों से बेहतर रिलेशनशिप का जो है उसमें है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, साथ ही कुछ अल्टरनेटिव भी रूट्स है, जैसे चाइना क्या कर रहा है ना, BRI बोल्ड आपका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, तो उसको काउंटर करने के लिए इंडिया भी I2U2 ग्रुप का यूज कर रहा है, यानी वहां भी क्या है फूड एनर्जी या फूड ट्रांसपोर्ट के लिए इसमें आपका इंडिया है, आई से इंडिया हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका यू से USA है। ठीक है, यहाँ UAE है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका अब इंडिया भी क्या कर रहा है, इन कंट्री के साथ जो है यूज करते हुए एक आपका अल्टरनेटिव काउंटर करा है I2U2, यानी इंडिया, इजराइल, USA, UAE। ठीक है, उसी तरीके से एक IMEC भी जो है आपका इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलप किया जा रहा है। ये दोनों क्या है कि जिस तरीके से चाइना जो है अपना फुटप्रिंट हर जगह बढ़ाया है BRI के माध्यम से, उसको काउंटर करने के लिए मिडिल ईस्ट के साथ इस तरीके से मिलकर जो है चीजें की जा रही है, तो ये भी आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, और कभी कभी प्रीलिम्स में उस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। इंडिया का जो पूर्व में इवोक्यूशन जो किए गए हैं उनके नाम, जैसे कि जब टर्की में हुआ था अर्थक्वेक तो उसको नाम बोलते हैं ऑपरेशन दोस्त, उसी तरीके से कावेरी बोलते हैं जब सुनाम आपका जो है सूडान में जब ये किया गया था, इवोक्यूज किया गया था, उसी तरीके से आपका वेरियस 4-5 नाम है, कोविड के समय का कुछ नाम है, तो वो सब चीज़ें आप ध्यान रख लीजिएगा, प्रीलिम्स में कहीं मैच करने में दे सकता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, श्रीलंका डिक्लाइंस टू इंडिया एंड US एंड इंडिया रिक्वेस्ट, तो इसको हम लोग देखें। देखिए अभी हुआ क्या है कि श्रीलंका को रिक्वेस्ट किया गया US के द्वारा कि US का 2 वारप्लेन था, वो एक्चुअली में आपका जो है एंटी शिप्स मिसाइल्स जो है आपका वहां से जिबूती से आप कह सकते हैं कि उस बेस पर था, वहां से कहा लैंड करने के लिए 2 वारप्लेन के लिए कि श्रीलंका में जो है लैंड करने के लिए। ठीक है, और वो वारप्लेन जो है आपका इंगेज कहाँ था, ईरान पर हमला करने में। ठीक है, तो इसमें क्या किया कि श्रीलंका ने मना कर दिया। ठीक है, उसी तरीके से इंडिया भी रिक्वेस्ट किया था
श्रीलंका से 3 शिप्स जो है आपका ईरान से विजिट करते हुए इंडिया आ रहा था, उसको भी मना कर दिया। तो ये न्यूज में है, इसको खैर ये न्यूज तो ठीक है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा उसको देखते हैं हिस्टोरिकली जो है किस तरीके से श्रीलंका का रहा है और वो लोकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हम लोगों के लिए ज़्यादा जरूरी है। देखिए सबसे पहले अगर आप श्रीलंका का लोकेशन देखिएगा तो इसका जो सबसे पहले पोर्ट को समझिए। श्रीलंका का लोकेशन देखिए बहुत जितना इंपॉर्टेंट सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन है, आप देखिए बहुत स्ट्रेटेजिक जगह पर जो है आपका लोकेटेड है। यहाँ पर जितने भी शिप्स जो आपका मलाक्का स्टेट को क्रॉस करते हुए जाते हैं, लगभग सिर्फ यहाँ पर जो है स्पेशली फ्यूल लेने के लिए जरूर रुकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का यूटिलिटी है कोलंबो पोर्ट का, ठीक है। दूसरा क्या है कि जो पोर्ट्स है श्रीलंका का, उसका यूज इंडियन नेवी के द्वारा भी किया जाता है और चाइनीज जो नेवल वेसल्स है उनके द्वारा भी किया जाता है। आपको पता है कि चाइना जो है आपका श्रीलंका में हम्बन टोटा पोर्ट भी डेवलप किया है, हम्बन टोटा पोर्ट डेवलप किया है। अब ये हम्बन टोटा पोर्ट जो है ये बहुत बार समझाया जाता है कि ये नेवल बेस है, नेवल बेस नहीं है, ठीक है। ये नेवल बेस नहीं है चाइना का, ये क्या है कि कॉमर्शियल जो है वहाँ पर लीज पर ये चीज़ किया गया, कॉमर्शियल लीज पर है आपका। तो ये लेकिन यह इसकी संभावना है कि हो सकता है ड्यूअल यूज हो जाए, लेकिन ऑन पेपर जो चीज़ें हैं वह नेवल बेस नहीं है, कॉमर्शियल यूज के लिए चीज़ें की गई है। तो खैर ठीक है। तो हम दूसरा क्या है कि जो आपका जितना सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन है उसके बीच का ये बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट लोकेशन है, ठीक है। तो यानी तीसरा चीज आपको इस पे क्या दिखता है कि जो अभी श्रीलंका के प्रेसिडेंट है वो किसी भी प्रकार का मिलिट्री अलायंस में अपने कंट्री को एंगेज नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि ये चीजें हैं, लेकिन हाँ इसमें एक चीज जो है न्यूज में ये कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से जो है श्रीलंका ने इंडिया के 3 वेसल्स को जो है वहाँ जो रिक्वेस्ट किया गया था उसको जो मना किया, तो यह आप कह सकते हैं इंडिया का जो नेवर हिस्ट जो पॉलिसी है उसके लिए एक थोड़ा सा चैलेंज है, क्योंकि इतना जो है इम्पैक्ट होना चाहिए कि इंडिया जो रिक्वेस्ट किया था तो उस पर है। तो उस पर खैर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का सर्टन जो है रिप्लाई आएगा, जवाब आएगा या कुछ जो जिस तरीके से फिर हम लोग उसको चर्चा करेंगे, ठीक है। तो बस इतना ही है, इसमें बहुत अधिक कुछ उस तरीके का न्यूज। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि व्हाट्सएप जो डिवाइस आईडी है उसको ब्लॉकिंग एंड डिजिटल अरेस्ट जो स्कैम है उसके बारे में न्यूज। अभी देखिए क्या हुआ है कि एक हाई पावर्ड कमेटी था, ठीक है, डिपार्टमेंटल कमेटी है, वो क्या क्या है व्हाट्सएप को यह इंस्ट्रक्ट किया है कि जो होता क्या है कि जहाँ जो भी डिजिटल अरेस्ट होता है वो फ़ोन नंबर को सिर्फ जो है ब्लॉक किया जा रहा है। तो कहा यह गया है कि उसके जो ब्लॉक जो आईडी हैं जो डिवाइस का आईडी है उसको जो है यूज कर, क्योंकि सिम तो तुरंत जो है चेंज कर लिया जाता है मोबाइल सिम रखते हुए, ठीक है। और साथ ही ये कहा गया है कि उसको जिसे स्काइप करके एक प्लेटफॉर्म है वो बहुत अच्छे तरीके से डिटेक्ट करता है, ठीक है। तो उसको डिटेक्ट करते हुए कि कौन सा IMEI से यूज किया गया और उसको ही ब्लॉक करता है। तो ये जो चीज़ है वो कहा गया है। साथ ही ये कहा गया कि जो डेटा है वो कम से कम 180 दिन का जो है प्रिजर्व रहना चाहिए, ताकि इन्वेस्टिगेशन में अगर जरूरत पड़े तो उस डेटा को यूज जो है किया जाना चाहिए। अब देखिए पहले सबसे पहले हम लोग समझते हैं डिजिटल अरेस्ट को। अब डिजिटल अरेस्ट में होता क्या है, डिजिटल अरेस्ट में होता क्या है कि जो आप कह सकते हैं कि एक कोई व्यक्ति होगा जो सामने अपने आप को उस तरीके से प्रेजेंट करेगा कि हम CBI से बोल रहे हैं, ED से बोल रहे हैं या ट्राई से बोल रहे हैं, पुलिस स्टेशन का नाम लेगा और वो जो है व्हाट्सएप कॉलिंग के माध्यम से या स्काइप वीडियो के माध्यम से वो कॉल करता है और बोलता है कि आपका सर्टन जो है आरोप लगाया कि आपका नाम यहाँ पर है, जो है फेक या तो ड्रग ट्रैफिकिंग में नाम बोलेगा या मनी लॉन्ड्रिंग में, जैसा जिस हिसाब से जो है जो डिजिटल अरेस्ट में जो कर रहे होंगे जो वो उस तरीके का एग्जाम्पल देके उसको जो है आप कर सकते हैं। ये जनरली टारगेट करते हैं ओल्ड एज लोगों को या 30+ लोगों को जिनको लगता है कि उनके पास जो है अकाउंट में पैसा है या उस तरीके की चीज़, ताकि अगर कह दिया जाए कि आपका मनी लॉन्ड्रिंग है, आपका इतना ब्लैक मनी है, वो डर जाए और उनको वो फिर जो है उस तरीके से बार बार जो है मनी का ट्रांसफ़र करते हैं। इस तरीके से उनका ब्लैकमेलिंग जो है वो लोग करते रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब जो है हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा भी इस जो डिजिटल अरेस्ट की जो घटना है उसको बहुत ही जो है हाईलाइट किया गया है। तो ये चीज़ें अभी है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि थोड़ा सा फर्क क्या है। देखिए डिवाइस आईडी और फ़ोन नंबर में फ़र्क है, ठीक है। फ़ोन नंबर क्या होता है कि जैसे ही सिम चेंज कीजिएगा आपका चेंज हो जाएगा, लेकिन जो डिवाइस आईडी होता है ना वो एक्चुअली में एक हार्डवेयर आइडेंटिफायर है, ठीक है।
तो इसीलिए क्या है कि हर मोबाइल्स के लिए हर जो अलग अलग होगा। तो अगर ब्लॉक जो इसका अगर आईडी ही पूरा ब्लॉक कर दिया तो मोर इफेक्टिव है, क्योंकि क्या होगा कि वो सिम बदलने से आसानी से नहीं, पूरा उनका सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, उस तरीके से है। तो ये जो है आपका उस तरीके से अभी किया गया। इसमें थोड़ा सा और हम लोग देख लेते हैं, अगर कंसेप्ट की बात करते हैं तो इसमें होता क्या है ना, डिजिटल अरेस्ट में मोस्टली जो है जो एल्डरली पीपल होते हैं या मिडिल क्लास जो आपका होते हैं उन्हीं को जनरली टारगेट किया गया है। इसमें सबसे पहले क्या होता है कि फाइनेंशियल लॉस होता है, ठीक है, क्योंकि उनको किसी न किसी तरीके से उलझा के उनसे जो है पैसे को बार बार जो है उनसे लिया जाता है कि आपको एक्सपोज कर देंगे, आप यहाँ आइए वहाँ आइए, और लोग इस ट्रैप में आ भी जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे आप केस देखे होंगे कि उस तरीके से लोग आए, करोड़ों तक जो है लोग अपना इस डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से जो है ये कर चुके हैं। तो वर्तमान में जो है आपका सर्टेन जो कुछ लॉज है उसमें जैसे आईटी रूल्स है, ठीक है, आप उसी तरीके से आपका जो है साइबर क्राइम लॉ है, ठीक है, बीएनएस 2023 है। अब यहाँ पर दिक्कत क्या है कि होता क्या है कि व्हाट्सएप का ये कहना रहता है कि हमारा जो सेवा है वो इनक्रिप्टेड है, यानी हम सूचना जो है बीच में क्या लिखा जा रहा है उसको हम स्टोर नहीं करते हैं। वहीं दूसरे तरफ ये मैटर आ रहा है कि प्लेटफॉर्म का अकाउंटेबिलिटी तो होना चाहिए, इस प्लेटफॉर्म का यूज करके कॉल किया जा रहा है तो डेटा जैसे जिस तरीके से स्काइप में होता है, स्काइप में बहुत इजीली डिटेक्ट हो जाता है कि कौन से आईडी से किया गया और भी है। तो गवर्नमेंट का उसी तरीके का जो है इसमें व्हाट्सएप को भी कहा गया है ताकि आप उन चीज़ों को रहिए। तो ये अभी चीज़ें दो तीन चीज़ में रहता है कि एक तरफ जहाँ प्राइवेसी का मैटर है कि दो व्यक्ति के बीच का, वहीं है सिक्योरिटी का मैटर। तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो रहता है, प्राइवेसी का मैटर जो डील होता है वो कहाँ से होता है, पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट रहता है, ठीक है, और सिक्योरिटी भी जरूरी है, ठीक है। नहीं तो क्या होता है कि अगर वो क्योंकि ट्रेस करने में मुश्किल होगा, फिर अगर डेटा ही व्हाट्सएप से नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है उसमें अभी चल रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक न्यूज में और आया है कि जेनरिक वेट लॉस ड्रग्स इन इंडिया। अब एक्चुअली में है क्या कि जेनरिक दवा का आपको पता एक्चुअली में क्या है कि एक दवा है जिसको कि बोलते हैं नोवो नॉर्डिक्स सीमाग्लूटाइड। अब उसका कंसेप्ट आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके एग्जाम्स में उस कौन सा मेडिसिन का पेटेंट जो है आपका एक्सपायर हुआ वो जरूरी नहीं है, ठीक है। तो कंसेप्ट समझते हैं हम लोग को। देखिए होता क्या है ना कि कोई भी मेडिसिन जो बनता है उसको शुरुआत में जब वो नया रहता है तो उनको पेटेंट मिलता है। अब पेटेंट मिलने के बाद क्या होता है कि उनका जो है वो एक्सपायर हो जाता है, तो फिर उसी आप कह सकते हैं उसी सॉल्ट का जो है फिर जो है जेनरिक दवा जो है बनाया जाता है। अब उससे क्या होता है ना कि प्राइस जो चीज़ है वो बहुत कम हो जाता है। जैसे अभी का एग्जांपल देखिए, हुआ क्या है कि नोवो नॉर्डिक्स जो सीमाग्लूटाइड है, इसका मार्केट में प्राइस अभी जो है मान के चलिए कि 15,000 है, ठीक है। अब ये इससे ये गिर के आपका 1,300 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें अब होता क्या है कि जो जेनरिक दवा है वो मार्केट 70 से 90% जो है आपका चीपर होता है। जब वो पेटेंट खत्म होता है तभी जो है उसमें होता है। अब इस दवा के बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए, क्योंकि न्यूज में है। अब है क्या कि उसको जो है शॉर्ट फॉर्म में उसको GLP-1 कहते हैं, ठीक है। तो GLP-1 एक्चुअली में है क्या कि ये आपका डायबिटीज के लिए यूज होता था, ठीक है। टाइप 2 जो डायबिटीज होता है उसके लिए यूज होता है। अब हुआ क्या कि जब क्लिनिकल ट्रायल्स बना तो इसको जब दवा को दिया गया तो उसमें ये लगा कि इससे जो वेट लॉस बहुत होता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ ना, इसको फाइनली जो है इसको अप्रूव कर दिया गया, FDA के द्वारा जो है अप्रूव कर दिया गया ओबेसिटी को भी कम करने के लिए। और एक्चुअली में इसका शुरुआत में तो इस चीज़ के लिए यूज हुआ, बाद में फिर बहुत सारे लोग जो है इसका क्योंकि अप्रूव भी हो गया था तो वजन कम करने के लिए जो है इसका यूज करने लगे, ठीक है। क्योंकि फॉरेन में इसका प्राइस जो है बहुत ज़्यादा है, इसलिए अभी भी उसका जो है आप कह सकते हैं यूज जो है बहुत ही अमीर लोग ही कर पा रहे हैं, ठीक है। अब इसको काम कैसे करता है इसको भी थोड़ा समझिए। GLP-1 है क्या, होता क्या है कि जब कोई खाना खाता है, मान लिया आप खाना खाए तो उस समय ये हार्मोन जो है रिलीज करता है, GLP-1 हार्मोन, ठीक है। अब ये इंसुलिन को अब जो है रिलीज करता है, स्टिमुलेट करता है इसके रिलीज को। अब उसके कारण क्या होता है ना कि वो पेट मतलब भरा हुआ ऐसा आपको फीलिंग देता है, ठीक है। और साथ ही ये जो है जो एपेटाइट जो सेंटर होता है जहाँ से मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस जो होता है वहाँ पर ये जो है उस तरीके का सिग्नल देता है कि वो हंगर कम करने का, यानी कि वो हमेशा पेट जो है उसको भरा रहे, यानी खाना ही कम खाएगा तो वो ऑटोमेटिकली क्या होता है वो धीरे धीरे जो है वजन को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट इसमें है। इसमें उसी तरीके से जो है आपका एक और दवा जो है दिया गया है उसका नाम है सेमाग्लूटाइड।
तो जिस तरीके से GLP-1 है उसी तरीके से सीमाग्लूटाइड है, लेकिन उसमें क्या है वो इंजेक्शन टाइप का है कि 7 दे दिया तो 7 दिन तक उसका प्रभाव रहेगा। कंसेप्ट उसी तरीके से रहेगा, लेकिन वो थोड़ा सा लंबे समय तक रहता है, ठीक है। यानी हमेशा आपका दिमाग को, वो बॉडी को सिग्नल लगेगा कि हम जो है पेट मेरा भरा हुआ है, ठीक है। तो इसी फॉर्मेट पर वो आपका, लेकिन वो 1 वीक के लिए है, ठीक है। अब इसका यूज यानी कहाँ पर किया जा रहा है, ओबेसिटी को मैनेज करने के लिए। एक्चुअली में इसका शुरुआत किसके लिए हुआ था, जो डायबिटीज है उसको लिए, लेकिन जब ये क्लिनिकल ट्रायल्स में देखा गया कि इससे वजन बहुत तेजी से घट रहा है, तो उससे उसमें हो रहा है, ठीक है। अब इसका यूज जो है आपका ओबेसिटी मैनेजमेंट में हो सकता है, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो आयुष्मान भारत में ओबेसिटी से आपको पता है कि वेरियस तरीके का आपका डिजीज होता है, अभी प्राइस भी अफोर्डेबल हो जाएगा, तो इन चीज़ों के कारण कह सकते हैं हेल्थ सेक्टर में बहुत तरीके का चीज़ जो है आपका सुधार हो सकता है। लेकिन इसमें रिस्क भी है। रिस्क क्या है कि जो है, जो लोग नॉन ओबेस हैं वो भी उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि जो सही में जिनको ज़रूरत है वो उनको वो चीज़ ना मिल पाए, ठीक है, क्योंकि इसका पर्पस किसके लिए था, डायबिटीज के लिए था। तो ये चीज़ भी जो है यहाँ देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अभी न्यूज़ में रहेगा। अब ये अभी जो है आपको ध्यान देना है थोड़ा सा, ठीक है। उसके आगे कुछ जो है और न्यूज में आ सकता है इसमें, जैसे कि इसको समझ लीजिए, ठीक है। एक कंसेप्ट होता है कि जेनेरिक ड्रग जो होता है ना, वो उसमें वही एलिमेंट होते हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं जो मेन, जो आपका मेडिसिन था जब पेटेंट था उसमें था, लेकिन उसको होता, इसको भी अप्रूवल जो है WHO और US FDA से कराना होता है, तभी जो है वो अप्रूव करता है कि दोनों में वो देखा जाता है कि जो बायो इक्विवेलेंस जो है स्टडी किया जाता है, उसके बाद देखा जाता है कि हाँ दोनों का इम्पैक्ट ठीक है और सब कुछ जो है ठीक है। एक और न्यूज में हमेशा कंसेप्ट सुनिएगा, उसको भी देख लीजिए, वो है कंपलसरी लाइसेंसिंग प्रोविजन और एवरग्रीन। अब क्या होता है कि इंडिया में जो इसके लिए कानून बना हुआ है, ठीक है, वो एवरग्रीनिंग को जो है वो मना करता है। यानी कि क्या है कि देखिए 3D ऑफ इंडियन पेटेंट एक्ट, ये बार बार आपने जो है सेक्शन 3D ऑफ इंडियन पेटेंट एक्ट, ये क्या है कि एवरग्रीनिंग को जो है प्रिवेंट करता है। यानी ऐसा नहीं है कि जैसे देखिए जो दवा कंपनी बनाती है उनका कहना रहता है कि हमको रिसर्च में बहुत पैसा लगता है, तो वो हमेशा जो है उसको लंबे समय के लिए उसमें करते हैं और वो जेनेरिक दवा के आप कह सकते हैं अगेंस्ट में रहते हैं। लेकिन इंडिया में जो है इंडियन जो पेटेंट एक्ट है वो सर्टेन समय तक जो है अलाउ करता है, उसके बाद जो है इस चीज़ को अलाउ नहीं करता। यानी एवरग्रीनिंग नहीं कि आपने दवा बनाया तो हमेशा जो है आप ऊंचे प्राइस पर बेचते रहिएगा, तो ये चीज़ जो है आप उसको ध्यान रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। अब देखिए इंडिया चाइना लिपुलेख बॉर्डर ट्रेड रिज्यूम, ठीक है। अभी देखिए क्या हुआ कि लिपुलेख जो बॉर्डर है वहां पर जो है आपका फिर से जो है ट्रेड जो है रिज्यूम हो रहा है, ठीक है। ये एक्चुअली में 2020 के बाद फर्स्ट टाइम जो है ऐसा हो रहा है। अब देखिए आपको पता है कि ये जो लिपुलेख, अगर आप बॉर्डर मैप पर देखिएगा, आपका ये इंडिया, नेपाल और चाइना, ठीक है, ये तीनों के ट्राई जंक्शन पर है आपका, ठीक है। अब तीनों में डिफरेंस है। इंडिया क्या करता है, इसको कंसीडर करता है कि उत्तराखंड का पार्ट है, नेपाल भी इस पर क्लेम करता है, ठीक है। अब इंडिया जब एक्चुअली में 2020 में एक रोड बना रहा था लिपुलेख के पास, तो नेपाल में जो है इसको लेके प्रोटेस्ट हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जब गलवान वैली में क्लैश हुआ, उसके बाद से आपका जो है जितना भी ट्रेड होता था लिपुलेख से उसको भी रोक दिया गया। यानी इस वाले मैटर से तीनों कंट्री जो है आपका जो है इसमें इंगेज है। साथ ही इंडिया क्या किया था कि जितना भी ट्रेड होता था, चाहे वो आपका सिपकिला से हो या फिर नाथुला से, सिपकिला आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश में है, नाथुला जो है आपका सिक्किम में है, ठीक है। तो ये दोनों से भी जो आपका ट्रेड होता था उसको जो है बंद कर देता है। ऑल इस जो रूट है उससे बहुत अधिक ट्रेड नहीं होता था, लेकिन सिंबॉलिक था तो उसको भी बंद किया गया था। लेकिन जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, स्पेशली जब कैलाश मानसरोवर का पिलग्रिमेज वाला जो होता है तो उसमें उनको बहुत ही एम्प्लॉयमेंट जो है मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब हम लोग थोड़ा सा इसको और डीप में समझने की कोशिश करें तो उसमें देखिए होता क्या है कि जब 2020 में गलवान क्लैश हुआ था, उसमें इंडिया के द्वारा वेरियस तरीके के एक्शंस लिए गए थे। उसमें से जैसे 300 से ऊपर अगर आप देखिएगा तो जितने चाइनीज एप्लीकेशन उस समय जैसे टिकटॉक चलता था, पबजी चलता था, सभी को जो है बैन कर दिया गया था। साथ ही जो FDI आता था चाइना से उसको भी जो है बैन किया गया था। हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके हैं कि प्रेस नोट 3/2020 था जिसके माध्यम से उसको बैन किया गया था। वर्तमान समय में उसको जो है बैन मतलब उसको गवर्नमेंट रूट से कहा गया था, डायरेक्ट बैन नहीं था। यानी आएगा तो गवर्नमेंट से अप्रूवल चाहिए। वर्तमान समय में अभी इसको चेंज कर दिया गया है रिसेंट अमेंडमेंट में, ठीक है। तो इस तरीके का जो है चीज़ें जो है की गई थी, ठीक है। उसके बाद जब आप कह सकते हैं कि
स्थिति थोड़ी ठीक हुई, दोनों के बीच सहमति हुआ, डिसंगेजमेंट हुआ। बहुत सारा जो एरिया जो है वो देवसांग का एरिया है, देमचौक का एरिया है, वहाँ भी जो है डिसंगेजमेंट हुआ। और जहाँ एक दूसरे कंट्री ने ये प्रोमिस किया कि वो पेट्रोलिंग का अरेंजमेंट जो है क्लियर हो गया। तो जब गलवान वैली का क्लैश का जो इम्पैक्ट था वो धीरे धीरे अब कम हो गया है। वर्तमान में किसी प्रकार का मेजर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तो वहाँ पर आप कह सकते हैं एक तरीके से ये हैंडशेक है दोनों कंट्री के बीच का, जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट में जो है ये किए थे। ठीक है, तो लेकिन यह भी है कि कॉन्फ्लिक्ट कंप्लीटली तो सोल्व नहीं हुआ है, लेकिन अब कह सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन की तरफ दोनों कंट्री के द्वारा जो है बढ़ा गया है। ठीक है, अब इसमें शॉर्ट में अगर आप देखिए तो हुआ क्या कि लिपू लेक जो ट्रेड रिजम्पशन हुआ, उससे क्या होगा कि इंडिया और चाइना का जो है ट्रेड जो है नॉर्मलाइज होगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इससे क्या पता चल रहा है कि इंडिया और चाइना का पॉलिसी क्या है कि जो है जो कॉन्फ्लिक्ट है लेकिन जो ट्रेड है उसको जो है डिकपल करके देखने का चीज है। ठीक है, नेपाल के साथ अगर आप देखिएगा उत्तराखंड वाले रीजन में तो 3 जगह जो है आपका इशू रहता है बॉर्डर का, लिपू लेक भी रहता है, आपका काला पानी का भी इशू वहां पर है। तो अलग किसी टॉपिक में जो है उसको डिटेल से वहां करेंगे। इंडिया चाइना का अगर आप देखिएगा ट्रेड में हमेशा ध्यान रखिएगा, इंडिया जो है ट्रेड डेफिसिट कंट्री है, 100 बिलियन से ऊपर जो है ट्रेड डेफिसिट कंट्री है इंडिया। ठीक है, साथ ही जो है आपको अभी देखने को न्यूज में मिलेगा कि इंडिया के द्वारा बहुत स्कीम्स दिए गए हैं, जैसे PLI स्कीम्स है, ठीक है, मेक इन इंडिया स्कीम्स है, ताकि इंडिया अपने कंट्री में ही चीज़ें हो, ताकि जो आपका चाइना से जो डिपेंडेंसी है उसको कम किया जा सके। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको रहेगा क्यों, लेकिन चाइना पर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। देखिए इंडिया का एक्सपोर्ट का मेजर फैक्टर्स आपका मेडिसिन सेक्टर है, वहाँ भी जो API है जो मेडिसिन बनाने के लिए जरूरत है उसका भी लगभग 70% चाइना से होता है। अब देखिए PLI स्कीम्स को में जो कंपनी है परफॉर्मेंस इंसेंटिव जो है दिया जाता है, परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव है। अभी रिसेंटली जो है FDI जो अलाउ किया गया चाइना के द्वारा ऑटोमेटिक रूट से, उसका एक कारण गवर्नमेंट के द्वारा यह भी बताया गया कि बहुत सारे चाहे हमारे सेमीकंडक्टर्स हों या फिर EV जो आपका है, वहाँ भी क्या होता है कि जो बीच के इंटरमीडिएट बहुत सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो चाइना से आते हैं, उसके कारण बहुत सारी जो स्पेशली कंपनियां था जो बैटरी वगैरह बनाने में वो इन चीज़ों का फायदा नहीं ले पा रहा था। अब वो चाइना से जो है सामान भी आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगा, तो उसको रखना, यानी चाइना से हम लोगों का अभी डिपेंडेंसी आप किस तरीके से इंटरलिंक्ड है आप उसको देख सकते हैं। एक तरफ भारत का कोशिश है कि उनसे वो निकले भी, लेकिन निकलने के क्रम में भी जो है चाइनीज जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं सर्टेन चीज़ों का उनका जरूरत पड़ा। इसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट जो है अभी फिर से जो है जो आप कह सकते हैं जो आपका प्रेस नोट के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट को गवर्नमेंट रूट से किया था उसको अभी ऑटोमेटिक रूट से कर दिया। सिमिलर कहानी जो है सोलर पैनल में भी है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। ठीक है, ऑयल प्राइस स्पाइक एंड रुपीज एट 93। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ कि जिस तरीके से आप जान रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में किस तरीके से क्राइसिस है, उसका इम्पैक्ट जो है हुआ है। अभी आपको पता है कि रास लफान पे स्पेशली जब से अटैक हुआ है ईरान के द्वारा, ठीक है, ये बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि पूरा जो LNG था उसका लगभग 20% यहाँ से अकेले जो है आप कह सकते हैं कि होता था। ठीक है, तो ये जो है इम्पैक्ट कर रहा है। उसके कारण क्या हुआ कि इंडिया भी अपना लगभग 20% से जो है यहाँ से इम्पोर्ट करता था। अब क्या हुआ कि रुपये लगभग 93.77 रुपीज़ पर डॉलर हो गया। ठीक है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, तो उसमें फिर मेन वही बात है कि तेल हम लोग जो है दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करते हैं लगभग जो है तो 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तो उसके कारण हम लोगों का करेंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बढ़ा हुआ रहता है। रुपीज जो है हम लोगों का आप कह सकते हैं इसी कारण डिप्रिशिएट करेगा। ठीक है, जब कभी भी तेल का दाम बढ़ेगा तो जो है आपका करेंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा, फिर जो है आपका रुपीज जो है आपका डिप्रिशिएट होगा। ठीक है, तो जब कभी भी आपका इस तरीके का ऑयल तेल एनर्जी सिक्योरिटी का चैलेंज होता है, यानी ऑयल प्राइस का जब कभी भी शौक आएगा तो वो इंडिया पर प्रेशर आना, क्योंकि दुनिया में तीसरा अगर सबसे बड़ा इंपोर्टर कंट्री है तो वो इंडिया है। तो ये रीजन है, चाहे वो आप देख लीजिए 2008 में अगर ग्लोबल क्राइसिस हुआ उस समय की बात देख लें, या 2022 में जब रशिया यूक्रेन की वार हुआ उस समय की स्थिति देख लें, तो ये सारे समय जो है इंडिया का जो है आप कह सकते हैं रुपीज पे डिप्रिसिएशन हुआ है, और उसका इम्पैक्ट जो है माइक्रो इकोनॉमिक जो स्ट्रेस है वो अभी देखने को मिलता है। और लेकिन अभी पॉजिटिव बात क्या है कि RBI के पास इस शॉक्स को एब्जॉर्ब करने के लिए 660 जो है आपका बिलियन डॉलर से अधिक जो है रिजर्व है। ठीक है, तो ये एक इससे कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव है जो एक बफर प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो बाकी चीज़ें हम लोग बताएं कि किस प्रकार से प्राइस जब बढ़ता है तो फिर जो है महंगाई भी बढ़ेगा और RBI भी अपने पॉलिसी को इंटरवेन नहीं कर पाता है, और वो फिर जो है रेट कट नहीं कर पाता, उसका इम्पैक्ट जो है किस प्रकार से फिर जो है इकोनॉमिक स्लो डाउन की तरफ जाता है। साथ ही क्या होता है जब मार्केट अच्छा नहीं रहता है तो फिर क्या होता है
कैपिटल आउटफ्लो भी होता है, यानी जो कंपनियां जो है शेयर मार्केट में पैसा लगा के रखी है वो भी जाएगा। अब मान लिया शेयर मार्केट से कोई पैसा निकालता है, ठीक है, तो वो तो डॉलर में लेके जाएगा, तो यानी डॉलर का डिमांड फिर से बढ़ेगा। इससे क्या होगा, फॉरेक्स रिजर्व फिर से घटता है, प्लस डॉलर का डिमांड बढ़ेगा तो रुपीज फिर डिप्रिशिएट होगा, यानी डबल नुकसान होता है। जब फायदा होगा तब भी डबल होगा और अभी नुकसान होगा तो भी डबल होगा, क्योंकि जो है कैपिटल आउटफ्लो होता है, यानी जो बाहरी कंपनियां हैं वो तो पैसा अपने सेफ जगह पर इन्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ अगर किसी तरीके से मार्केट में प्रेशर लगेगा तो यहाँ से पैसा देंगे और वो उसका इम्पैक्ट फिर इंडिया पर होता है। तो ये सारी चीजें जो है आपको ध्यान रखना है। साथ ही यह भी ध्यान रखना है कि अगर $10 अगर पर बैरल अगर सिर्फ बढ़ जाए, ठीक है, मतलब जो तेल का दाम है अगर $10 पर बैरल बढ़ जाए तो इंडिया पर ओवरऑल जो लोड है वो 13 से 15 बिलियन जो है डॉलर होने का जो है संभावना रहता है एनुअल। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपैक्ट होगा, $15 बिलियन बढ़ जाएगा अगर मात्र 10 जो है आपका $10 पर बैरल अगर बढ़ जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि बैरल आपको पता होगा वो लगभग 159 लीटर के आसपास होता है, ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से अगर रुपीज़ का डिप्रिसिएशन अगर होता है तो महंगाई के रूप में आपको 0.1 से 0.15% आपको देखने को मिलेगा। अगर 1% मात्र रुपीज़ डिप्रिसिएट हुआ तो इतना महंगाई आपका बढ़ जाएगा, अप्रोक्सीमेट जो है एक्सपर्ट्स के द्वारा जो कैलकुलेशन किए जाते हैं उसमें, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आप ध्यान रखिएगा कि अभी ये जो भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे ना वो घटना आपको काम नहीं आएगा कि रास अलाफान पे जो है अटैक हुआ, कि जो है साउथ पार्स पे अटैक हुआ, ये ठीक है, ये कुछ समय के बाद आप एग्जाम्पल्स में लिखने के काम आएगा, मतलब आप उसका रेफरेंस दे सकते हैं, लेकिन जो मेजर आपका आंसर्स कहीं भी एग्जाम से पूछा जाएंगे वो आपका कंसेप्चुअल जो चीज़ है उसी पर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और अगर इंडस्ट्रियल आउटपुट अगर बढ़ता है घटता है तो देखिए अब एलएनजी का अगर कमी होगा, एलएनजी सिर्फ का यूज अलग अलग जो सेक्टर्स होते हैं, चाहे वो फर्टिलाइजर सेक्टर्स हो या टेक्सटाइल सेक्टर हो, सारे जगह पर पड़ेगा। उसके कारण क्या होता है, ये इंडस्ट्रियल फिर आपका आउटपुट घटता है, आउटपुट घटेगा तो फिर जीडीपी भी घटेगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो है आपको इसमें रहेगा, नुकसान रहेगा, ठीक है। तो ये मतलब बहुत कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के इकोनॉमिक के लिए अभी जो घटनाक्रम हो रहा है, ठीक है। एक आप लोग न्यूज में देखते होंगे एनसीईआरटी जुडिशरी चैप्टर सुप्रीम कोर्ट का जो है ओवर है, तो इसमें जो मैटर है उस पर हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग सिर्फ उसमें जाएंगे कि जो है अभी जो आप कह सकते हैं जो डीप एनालिसिस में जाते हैं। देखिए आप इसमें जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कहा गया उस बात को जानिए, बाकी जो बहुत सारी बातें हैं वो हम लोग के काम का नहीं है, स्पेशली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए सुप्रीम कोर्ट जो जिस तरीके से जो जजमेंट दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, इस बात को सिर्फ आप अपना ध्यान रखिए कि जो किसी इंस्टीट्यूशन है उसका क्रिटिसिज्म जो है आपको वो मतलब प्रोटेक्टेड स्पीच है, यानी कि वो आप कर सकते हैं, मतलब उसमें दिक्कत नहीं है। अगर आपको क्रिटिसिज्म करना है किसी का कर सकते हैं, लेकिन ध्यान क्या देना है कि आपको डिफेमेटरी या फिर जो है फैक्चुअली रॉन्ग कंटेंट जो है वो अलाउ नहीं है, फिर आप पर वो कंटेम्प्ट होगा। बाकी न्यूज में आप देखें कि किस प्रकार से घटनाक्रम हुआ है, तो ये लाइन है, तो कहीं पर अगर आपसे पूछा जाता है स्पेशली इंटरव्यू में तो जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है उसको आप उस हिसाब से अपने आंसर्स में यूज जो है कर सकते हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किस तरीके से लोकपाल का जो स्ट्रक्चर है उसी तरीके से रिटायर्ड जज के अध्यक्षता में जो है एक कमेटी जो है गठन किया गया है इन चीज़ों को एनसीईआरटी में जो मटेरियल्स है उसको रिव्यू करने के लिए, ठीक है। हाँ, आपके काम का वो चीज़ है कि सीबीएसई करता क्या है वो आपको पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी सीबीएसई और एनटीए, ठीक है, ये तीनों एक ही चीज़ है, ये नहीं समझना है। एनसीईआरटी क्या करता है, एक जो है आपका ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक है, जो आपका सिलेबस जो है जो करिकुलम है उसको तैयार करे, यानी बुक तैयार करने का किताब काम जो है एनसीईआरटी का है। जबकि सीबीएसई क्या करता है, एग्जाम्स लेता है प्लस जो भी इंस्टीट्यूशन है उसको एफिलिएशन देता है, ठीक है। एनटीए क्या करता है, आपका चाहे वो नीट का एग्जाम हो या जेईई का एग्जाम हो उसको कंडक्ट करता है। तो ये डिफरेंस है, उसको आप जो है कंसेप्चुअली आप समझ के रखिएगा। बाकी इसमें कहीं अगर उस तरीके का आप आंसर पूछा जाता है एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच का, तो आपको वो सब बातें ध्यान रखना है कि हमारे आर्टिकल 15 में ये प्रावधान किया गया है कि सेपरेशन ऑफ पावर जो है आपका आर्टिकल 50 के तहत जो है जो डीपीएसपी है उसके तहत जो है किया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक चर्चा में है कि पेरेंटल लीव एंजेंडर्ड जो है लेबर, उसके बारे में भी जो है हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। एक एडिटोरियल आया है, ठीक है। अब इसमें यह कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट ये कहता है कि चाइल्ड जो आपका सरोगेसी में जो लिया गया उसमें जो पेरेंट्स का जो नीड्स है, दोनों पेरेंट्स के नीड्स को जो है ख्याल रखना चाहिए। अब यहाँ पर इसी टॉपिक को लेकर जो है थोड़ा सा पेरेंटल लीव पर चर्चा किया गया है।
कहा गया ये गया पेरेंटल लीव। देखिए क्या होता है कि जिस तरीके से मैटरनिटी लीव में 6 महीने जो है जो मदर्स होती है उनको अवकाश मिलता है, उसी तरीके से जो फादर होते हैं उनको 15 डेज का पेरेंटल लीव जो है मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट में, प्लस जो है वेरियस जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके द्वारा भी दिया जाता है। मैटरनिटी लीव जो है कितना दिया जाता है, 26 वीक का दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर चर्चा ये है, ठीक है, कि जो मैटरनल मैटरनिटी बेनिफिट जो 2017 में आया, पहले क्या था कि 12 वीक आपका मिलता था, यानी कि 3 माह मिलता था, उसको बढ़ा के 26 वीक जो है किया गया। ठीक है, ये किसके लिए किया गया है, ये जान लीजिए फर्स्ट 2 बेबी के जो चाइल्ड है, फर्स्ट 2 चाइल्ड के लिए है। ठीक है, लेकिन अभी भी प्राइवेट सेक्टर में इसका लाभ जो है कुछ सर्टेन कंपनी में है, मोस्ट ऑफ द कंपनी में अभी भी नहीं है। तो ये कहा जा रहा है कि जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो रेट है अभी भी 24% इंडिया में है, जो वन ऑफ द लोएस्ट है। ठीक है, तो इसीलिए इसका एक कारण ये बताते हैं ऑथर, उसका एक कारण है कि जो चाइल्ड केयर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मदर तक है। ठीक है, तो उसके कारण होता है। अब देखिए होता क्या है कि इसके इकोनॉमिक्स को अगर आप समझिए, जेंडर इकोनॉमिक्स आप समझिए। देखिए जब सिर्फ मदर लीव लेती है हमेशा, तो एम्प्लॉयर्स को क्या लगता है, वो पेनलाइज करते हैं कि जो है ये सारा बर्डन जो है महिलाओं को है, तो वो हमारे पास तो कब जो एम्प्लॉयर है उनके लिए तो है कि जो मेरे पास ज़्यादा काम करेगा, ज़्यादा समय दे सकता है, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दे सकता है, उसके लिए है। तो उसके कारण क्या होता है ना, एम्प्लॉयर क्या करते हैं कि मेन को एक तो हायर करने में प्रेफरेंस देते हैं, प्लस जो है आपका लोअर सैलरी भी देते हैं महिलाओं को। ठीक है, तो यानी जो है ये अब अगर ये किया जाए कि पैटर्नल लीव जो है वो शेयर किया जाए, यानी 6 महीना उनको भी मिले और 6 महीना उनको भी मिले, और जो चाइल्ड केयर का है तो ऐसे केस में क्या हो पाएगा, और अगर उसको मैंडेटरी कर दिया जाए कि लेना ही लेना है, तो उस केस में क्या होगा कि जो भी कोई एम्प्लॉयर है उनके पास ऑप्शन नहीं रहेगा कि हम जो है किसी प्रकार से डिस्क्रिमिनेट जो है कर पाए। उसी तरीके से जो नॉर्डिक कंट्री है, स्पेशली जो स्वीडन है, नॉर्वे है, वहां पर इस तरीके का है, या तो आप उसको यूज कीजिए या लूज कीजिए। ठीक है, उसके कारण क्या होता है कि वहां किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन जो है नहीं हो पाता है। तो यही जो है ऑथर इस यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि अगर जो फीमेल का वर्कफोर्स जो अगर पार्टिसिपेशन है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, और प्लस जो है इकोनॉमिक जो इंपावरमेंट करना है महिलाओं का, तो उसके लिए जरूरी है कि जो है इस तरीके का कानून लाया जाए, तभी हम लोगों का जो सेमी डेवलपमेंट जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 में जो कंसेप्ट दिया गया है कि जेंडर इक्वालिटी, तभी हम लोग उसको अचीव कर पाएंगे। प्लस जो इसके साथ ही हम लोगों का वेरियस जो पैरामीटर है, जैसे जेंडर वेज गैप है, ठीक है, या फिर आर्टिकल 39 में जो हम लोग बात करते हैं कि राइट जो है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है, तो इस तरीके का हम लोगों का जो है अचीव करने में इस तरीके का स्टेप जो है हम लोगों को हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप एक अच्छा सजेशन है, आप बहुत जगह इसका यूज जो है कर सकते हैं कि अगर पेरेंटल लीव दिया जाए मैंडेटरी तरीके से, तो उसमें क्या होगा कि एम्प्लॉयर के पास किसी प्रकार का जो है ऑप्शंस नहीं रहेगा कि वो किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट करें। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको अच्छा सोल्यूशन है जो है आप लिख सकते हैं। एक यहाँ पर दिया गया है इंडिया वाटर क्राइसिस। देखिए कहा यह जाता है कि इंडिया का जो है टोटल जो फ्रेश वाटर है ग्लोबल फ्रेश वाटर का वो 4% और जमीन जो है मात्र 2.5% है। ठीक है, अब क्या हुआ है कि पिछले जो किस प्रकार से वाटर क्राइसिस बढ़ा है, कहा यह जाता है कि 1990 की अगर बात करें तो पर पर्सन अगर देखा जाए, पर कैपिटा अगर देखा जाएगा, तो 1816 क्यूबिक मीटर जो है पानी अवेलेबल था, जबकि अगर 2025 में देखा जाए तो ये घट के जो है 1486 हो गया है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जो वाटर स्कार्सिटी का जो थ्रेशोल्ड होता है, यानी किसको वाटर स्कार्सिटी बोला जाता है, तो वो है 1000। यानी अगर इसी गति से रहेगा तो 10, अब मान लीजिए 25 साल तक, अगर आने वाले 30 साल में हम लोग भी जो है वाटर स्कार्सिटी वाले उसमें जो है चले जाए। इसलिए इसमें सॉल्यूशंस जो है इसमें कुछ देते हैं ऑथर्स। ठीक है, अब पहले तो ऑथर ये चर्चा करता है कि इंडिया में स्ट्रेस किस कारण से है। तो एक तो कहते हैं कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, प्लस जो है क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है, प्लस जो ग्राउंड वाटर है ना उसका ओवर एक्सप्लॉइटेशन है। उसके बाद जो है पॉल्यूशन भी एक कारण है, नदियों का जो है चाहे वो नदी हो उसमें है, प्लस एग्रीकल्चर का जो प्रैक्टिस है, एग्रीकल्चर में भी क्या है ओवर यूज किया जाता है। जैसे कि प्रायोरिटी किसको दिया जाता है, राइस को और शुगर केन को, क्योंकि दोनों में क्या है एमएसपी है, तो अधिक से अधिक उत्पादन। दोनों क्या है कि वाटर गजलिंग प्रोडक्ट्स उसको बोलते हैं, यानी दोनों के प्रोडक्शन में पानी का बहुत यूज होता है, तो वो भी जो है एक है। प्लस जो सिंचाई के जो अल्टरनेटिव्स हैं, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, स्प्रिंकलर सिस्टम, अभी भी उस तरीके से मास लेवल पर अभी जो है यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है कही गई है एडिटोरियल्स में। प्लस उसमें कहा गया कि जल जीवन हरियाली जो मिशन है उसका यह एम है कि सभी जितने भी आपका रूरल है हाउस होल्ड है उनको जो है पानी जो है टैप के माध्यम से, वाटर टैप के माध्यम से प्रोवाइड किया जाना है। उसी तरीके से जो अमरूट है, यानी जो शहरी विकास के लिए जो आपका स्कीम है, उसमें करता है कि आपका जितने भी शहर में है उनको जो है अर्बन वाटर जो है प्रोवाइड कराया जाना है। तो ये चीज़ें जो है ये तो ये हो गया कि
आप प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी सप्लाई साइड पर आपका ये कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो कुछ कुछ कमियां हैं उसको हो रहा है, क्योंकि जैसे देखिए अभी हम आपसे चर्चा किए कि किस प्रकार से शुगर केन है या फिर जो है राइस है उसका प्रोडक्शन अधिक किया जा रहा है। अब ऑथर ना इसमें पानी को 3 भाग में बांटते हैं। एक कहते हैं कि एक होता है ब्लू वाटर, जो सरफेस वाटर पर है, ठीक है, जो आप मान के चल सकते हैं नदी है, रिवर्स है, लेक्स है, वहां पर आपको जो दिखता है उसको ब्लू वाटर बोल रहे हैं। उसके बाद ग्राउंड वाटर, ठीक है, उसके बाद है ग्रीन वाटर। अब ब्लू वाटर में ही ऑथर के द्वारा रिवर लेक्स प्लस जो है ग्राउंड वाटर को जो है उसको कहा गया, ठीक है। इसको हम लोग टोटली जो है वाटर रिसोर्स के रूप में देखते हैं, ठीक है। अब ये कहते हैं कि ये जो जो ज्यादातर जो भी पॉलिसी बनता है वो रिवर लेक्स इत्यादि के अराउंड ही रह जाता है, जबकि एक बड़ा जो है आपका हिस्सा जो है आपका जो ग्रीन वाटर है, ग्रीन वाटर उसको बोलते हैं जो फॉरेस्ट है या जो पेड़ है उसके इर्द के जो सॉइल है उसके नीचे जो सॉइल मॉइस्चर के रूप में जो रहते हैं वो मतलब उस पर जो है फोकस नहीं हो रहा है। तो ऑथर का कहना है कि इस पर भी फोकस होना चाहिए, प्लस जो एमएसपी है उसको भी रिवाइज करने का जरूरत है, ताकि ऐसे ऐसे स्टेट जैसे पंजाब है, हरियाणा, जहां पानी खुद से ही पहले से ही कम है, लेकिन अभी भी क्योंकि एमएसपी है, अधिक प्राइस मिलता है, किसान को फायदा होता है तो उसका प्रोडक्शन हो रहा है, तो ये चीजें हो रहा है। प्लस जो बिजली दिया जा रहा है किसान को फ्री में, उसके कारण भी ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो है इनके द्वारा, ऑथर के द्वारा कही गई है। वाटर क्राइसिस के कारण क्या हो सकता है कि फूड जो आपका सिक्योरिटी है उसको जो है आपको डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो इसमें जो है एमएसपी को रिफॉर्म को लेके ये फिर से जो है डिबेट यहाँ पर आता है, ठीक है। तो इसके कारण कहते हैं कि जो आपका ग्राउंड वाटर जो आपका लेवल है वो डिप्लीट हो रहा है, और जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी जो रेगुलेशंस है उसको और प्रोएक्टिवली जो है एक्शंस लिया जाना चाहिए। प्लस जो है अर्बन फ्लडिंग जो है, प्लस जो ड्राउट है, दोनों को एक साथ देखने का जरूरत है। प्लस जो हमारे कमिटमेंट है क्लाइमेट चेंज को लेके उसको भी जल्द से जल्द जो है अचीव किए जाने की जरूरत है। एनडीसी नेशन जो है उसको भी जो कमिटमेंट्स है उसको हम लोग करें। प्लस जो राज्यों के बीच जो एक इशू रहता है इंटर स्टेट रिवर वाटर का, उसको भी सोल्व करने का जरूरत है। तो ये सर्टेन सजेशंस जो है, ऑल दो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, कभी टाइम मिलेगा तो इसको बहुत डिटेल से पूरा समझेंगे, क्योंकि इस पर क्वेश्चंस आते रहते हैं। इसमें वेरियस एस्पेक्ट को लेके हम लोग जो है एक बड़े टॉपिक, उसको आधा 1 घंटा लग जाएगा। तो आज एडिटोरियल में जितना चीज़ है उतना ही डिस्कस कर रहे हैं आपके लिए, बाकी फिर आगे से कभी हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो है उसमें लास्ट आज के हम लोग चर्चा करते हैं। लास्ट में एक एडिटोरियल दिया गया, उसमें यह कहा गया कि पॉलिटिकल क्लास एंड वेस्ट एशिया पर, इसमें यह कहा गया इंडिया में कि हमेशा से ये रहा है कि 2 तरीके का व्यू पॉइंट बन जाता है पर जो है गवर्नमेंट और अपोजिशन का फॉरेन पॉलिसी में। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इंडिया को अपना स्ट्रेटेजिक जो है ऑटोनॉमी अगर मेंटेन करना है तो जो है एक साथ आके उसको करना चाहिए। ये ऑथर कहते हैं, चाहे वो न्यूक्लियर टेस्ट 1998 में हुआ तब, या सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तब, या बालाकोट स्ट्राइक हुआ तब, तभी में क्या हुआ, सभी जगह जो है आपका मतलब ये कह सकते हैं कि वे आपका उस तरीके का जो है सहमति बना। मतलब अगर आप 2-3 चीज अगर देखिएगा, जैसे कि मान के चलिए न्यूक्लियर टेस्ट वाला में पक्ष विपक्ष एक थे, सर्जिकल स्ट्राइक में एक थे, बालाकोट स्ट्राइक में एक थे, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जो फॉरेन पॉलिसी बनता है उसमें अलग अलग एंगल बन जाता है, यानी उसको भी पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। तो वो चीज़ें नहीं होना चाहिए। इस एडिटोरियल में उसको हाईलाइट जो है किया गया है कि अगर एक कंट्री को स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो है अगर रखना है तो इसके लिए जरूरी क्या है कि डोमेस्टिक कंसेंसस रहे। डोमेस्टिक कंसेंसस मतलब कि जो पक्ष और विपक्ष है वो उस तरीके से करे। उसके लिए जो है आपका जरूरी है कि जो है एक क्लियर पहले तो एक बन जाना चाहिए कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट, जैसे वेस्ट एशिया में भी इशू है तो उसमें हमारा नेशनल इंटरेस्ट किस में है। चाहे वो पहला मान ले कि चलिए कि डायस्पोरा का सेफ्टी है, फिर जो है ऑयल सप्लाई है, फिर जो है हम लोगों का चाबहार का इशू है। तो इस बार जो है पार्लियामेंट्री जो है डिबेट होकर क्लियर जो नेशनल इंटरेस्ट में रहे उसके में जो है एक्शन लिया जाना चाहिए। उसके लिए जो है ऑल पार्टी मीटिंग्स होना चाहिए और उस पर कंसेंसस होना चाहिए, और कहीं से भी उस तरीके की मैसेजिंग नहीं होना चाहिए कि डोमेस्टिक जो है यहाँ पर एक ही जो पॉलिसी है उसमें डिस्टर्बेंस है, क्योंकि इसका जो है लाभ जो है दूसरे कंट्री के लोग ले सकते हैं, ऐसा ऑथर्स का मानना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है कही गई है, तो एक सजेशन के रूप में आप इसको कहीं पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज का आपको लेक्चर जो है अच्छा लगा होगा। तो किसी प्रकार का अगर आपको सजेशंस है तो आप जरूर बताइएगा। हम कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के लिए कि टॉपिक्स के साथ साथ उसके जो कंसेप्ट होते हैं वो डिस्कस करें। टॉपिक डिस्कस करने में बहुत आसान है, 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा में बहुत डिस्कस हो जाएगा, लेकिन उससे आपके एग्जाम्स में आपको बहुत हेल्प नहीं हो पाएगा। हमेशा आप याद रखिएगा जो न्यूज़पेपर बनाया जाता है वो किसी एग्जाम्स के लिए नहीं बनाया जा रहा,
उसको जो हम आप तक लाते हैं, तो उसके लिए हमको एग्जाम्स में कौन सी बातें यूज आ सकते हैं उसके लिए बना के आपके पास, क्योंकि न्यूज का मतलब उनको स्टेटिक कंपोनेंट से बहुत मीनिंग नहीं है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए स्टडी करें, तो इसलिए आप उस तरीके से अपने आप को तैयार कीजिए। स्टेटिक भी साथ में रिवीजन हो जाता है आपका इसी के साथ, प्लस आप एक बेहतर आंसर्स भी लिख पाएगा। और लगातार अगर आप सुनते रहिएगा ऐसे लेक्चर्स को, तो लगभग चीज़ें आपके दिमाग में खुद ही आ जाएगी। प्लस टेलीग्राम पे डेली जो है क्वेश्चंस भी हम लोग दे रहे हैं, आप उसको वहाँ पर लिख के जो है वो आप शेयर कर सकते हैं। हम लोग जो है कोशिश करेंगे कि आप लोगों को जिनका भी बेस्ट आंसर लगेगा हम लोगों को उसको हम लोग हिंट करेंगे, जिनका कमी रहेगा तो वो हम लोग भी उसको बताने की कोशिश करेंगे, ताकि आप अपने मेन एग्जाम्स के पहले आप अच्छे से आंसर राइटिंग कर सकें। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू।